दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, जिसका शासनकाल 1774 से 1785 था। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? तो उत्तर है सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स और बेलेजली संबंधित थे। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था और कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो सही उत्तर वारेन हेस्टिंग्स पर। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, लेकिन ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी और इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा का प्रवर्तन किया गया था किसके शासनकाल में? तो उत्तर है कॉर्नवालिस के शासनकाल में। दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा या भारतीय नागरिक सेवा का प्रवर्तन लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुई और यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो उत्तर है पेशवा बाजीराव द्वितीय। याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली, जिसका शासनकाल 1798 से 1805 ईस्वी था, इसकी सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अगला प्रश्न है कि 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो सही उत्तर अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य। दोस्तों, 1802 की बसीन या भसीन की संधि पर हस्ताक्षर अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो सही उत्तर अवध का नवाब। तो याद रखिएगा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध के नवाब ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया था। लेकिन यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाएगा, तो उत्तर हैदराबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। देखिए, लॉर्ड क्लाइव के काल में सहायक संधि प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी
और लॉर्ड वेलेज़ली की विशेषता केवल ये थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंध में प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? तो उत्तर है लॉर्ड वेलेज़ली ने। दोस्तों, नेपोलियन मिस्र और सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेज़ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया था। अगला प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 1815 में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी। इसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध का सेनापति था, बिल्कुल सही। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध के समय जो है ये गवर्नर था। और लॉर्ड वेलेज़ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अगला प्रश्न है, वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? आपको बताना है। तो दोस्तों, वेलोर का विद्रोह जो है ये किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो याद रखिएगा 1806 का जो वेल्लोर विद्रोह था दोस्तों, ये बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बारलो के काल में हुआ था। और इस विद्रोह को जो है दोस्तों, आप जान लीजिए कि 1857 की क्रांति का पूर्वगामी माना जाता है। तो यहाँ पर जो बारलो बारलो याद रखिएगा, यहाँ पर विकल्प में नहीं है। और आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 1806 में वेल्लोर का विद्रोह बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बारलो के काल में हुआ था और इसको 1857 के क्रांति का पूर्वगामी माना जाता है। अगला प्रश्न है, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो उत्तर है 1820 से 1827। सर थॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग और कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन और अव्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ठगों के दमन से कौन संबंधित था? आपको बताना है। तो उत्तर है कैप्टन स्लीमैन। देखिए दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को फांसी दे दी गई थी। और आप जान लीजिए, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन है लॉर्ड एमहर्स्ट, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ या रॉबर्ट क्लाइव। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने जून 1834 में भारत के गवर्नर जनरल का कार्यभार ग्रहण किया था।
अगला प्रश्न है सती प्रथा पर किसने पाबंदी लगाई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों कानून बनाकर सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। अगला प्रश्न है कि विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो उत्तर है 1829 में। देखिए दोस्तों, विलियम बेंटिक के द्वारा दिसंबर 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो ये वर्ष कौन था? 1789। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1789 की घोषणा के द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कुप्रशासन के आधार पर। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन या विलय कब हुआ था? तो सही उत्तर 1856। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली या संबलपुर? तो सही उत्तर है सतारा। 1848 1848 में। याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य में जो है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के अंतर्गत पहला शिकार सतारा हुआ था, जिसका विलय अंग्रेजी राज्य में 1848 में हुआ था। जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था किसके शासनकाल में? तो सही उत्तर है लॉर्ड एलनबरो के समय में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के काल के दौरान अगस्त 1843, याद रखिएगा, अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया और ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम था। सिंध पर ब्रिटिशों ने कब कब्जा किया था? तो 1843 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो याद रखिएगा जेम्स आउटरम। दोस्तों, 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है, जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? अगला प्रश्न है। तो सही उत्तर लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत में रेल निर्माण की दिशा में पहला प्रयास भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था और प्रथम रेलवे लाइन 1853 में डलहौजी के समयकाल में बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो सही उत्तर बम्बई और ठाणे के बीच। अगला प्रश्न है भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने सबसे पहले भारत में रेल यात्रा आरंभ की थी? तो सही उत्तर जो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा भारत में सबसे पहले रेल यात्रा आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था किसके समय में? डफरिन, डलहौजी, लीटन या करजन के समय में? तो सही उत्तर डफरिन के समय में। दोस्तों, 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को
बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए। दोस्तों, डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के काम के लिए काफ़ी धन व्यय किया जाने लगा। अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था। तो सही उत्तर लॉर्ड कैनिंग के। दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ था। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन भारत का प्रथम वायसराय था, आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। कैसे, आप जान लीजिए। 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया और जो गवर्नर जनरल था वो क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में जो है वायसराय बना और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। अगला प्रश्न है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था किस अधिनियम में। तो उत्तर है 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। दोस्तों, याद रखिएगा, महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देसी रियासतों के शासकों को उत्तराधिकारी को गोद लेने की अनुमति दी गई। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब। तो सही उत्तर बहुत ही, इसमें ऑप्शन देखिए 1858, 1876, 1877 या 1885। तो सही उत्तर 1877। और आप जान लीजिए, रॉयल टाइटल्स एक्ट यानी राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो उत्तर है लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन बी। और वर्ष था 1843। याद रखिएगा, 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। पेशवाशिप या पेशवाई को कब समाप्त किया गया था, वर्ष आपको बताना है। 1818 में। याद रखिएगा, पेशवाई जो कि मराठा प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग था, इसको 1818 में समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त का प्रारंभकर्ता, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सहायक संधि प्रणाली, बिल्कुल सही। सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, ये सही नहीं है क्योंकि ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा हुआ है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जॉन लॉरेंस। देखिए, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी आंग्ल अफगान संबंधों के संबंध में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से संबंधित किया जाता है क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इसकी रूपरेखा निश्चित की गई। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी किसके काल में, आपको बताना है।
तो सही उत्तर लॉर्ड मेयो के काल में जो है 1872 में 1872 में भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लेकिन लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी? तो सही उत्तर लॉर्ड मेयो की। दोस्तों याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 की हत्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो भारत का प्रथम वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो सही उत्तर लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी। दोस्तों 1876 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया और कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। अगला प्रश्न है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मेयो? तो सही उत्तर अगर देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थीं, किसके द्वारा आपको बताना है? तो सही उत्तर भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में जो है ये लॉर्ड रिपन के द्वारा और भी सशक्त की गई। और लॉर्ड रिपन को जो है आप जान लीजिए कि सबसे जो रिपन के काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी और अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि स्थानीय स्वशासन से लॉर्ड लिटन नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सही सुमेलित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर लॉर्ड एरनबरो, सिंध का विलय। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिए। लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 में 1843 में आप याद कर लीजिए कि सिंध का भारत में विलय हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो सही उत्तर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। अगला है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो सही उत्तर जो है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से की थी। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? तो आप सभी जानते हैं, ये दोस्तों लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो, ये दोनों ही अगर जो दोनों ऑप्शन में हैं तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो लॉर्ड कर्जन का नाम फूट डालो और शासन करो की रणनीति के साथ सर्वाधिक जो है जोड़ा जाता है। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो द्वितीय दोनों के द्वारा अपनाई गई। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदी विरोधी नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस की विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो उत्तर है लॉर्ड मिंटो ने, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, आपको बताना है। तो सही उत्तर लॉर्ड रीडिंग, याद रखिएगा।
दोस्तों भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रेडिंग था जिसका शासनकाल 1921 से 1926 था। इसके समय चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन और रॉलट एक्ट का निरसन हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? आपको बताना है। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था कब? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1911 यानी 1911 में। दोस्तों आप जान लीजिए, इंडो सरसैनिक शैली में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 31 मार्च 1911 को रखी गई थी। इसे जॉर्ज विटेट ने डिजाइन किया था और इस स्मारक का निर्माण 1924 में पूर्ण हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम क्या था? गोद की नीति, सहायक संधि, अस्थाई बंदोबस्त या डुअल सरकार? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोहरी सरकार जो है इनमें से प्रथम था। और आप देख लीजिए, द्वैध सरकार ये लॉर्ड क्लाइव के समय में, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस से, सहायक संधि वेलेजली से और गोद की नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसके वायसराय काल में रॉलट एक्ट पारित हुआ था? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसका शासनकाल 1916 से 1921 था। इसके समय में रॉलट एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा पर किसके शासनकाल में हस्ताक्षर हुए थे? तो ब्रिटेन के इतिहास में मैग्ना कार्टा जो 1215 है, इस पर जॉन द्वितीय के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किस कानून के द्वारा? तो सही उत्तर है अगस्त घोषणा 1917 के द्वारा। भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को की गई घोषणा अगस्त घोषणा के नाम से जानी जाती है। उसमें उन्होंने कहा था कि महामहिम सम्राट की सरकार की नीति ये है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े और स्वशासी प्रशासनिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर 1773 ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, नियामक अधिनियम 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में कंपनी के संविधान में परिवर्तन किए गए और कंपनी के एक छत्र राज्य पर ब्रिटिश हुकूमत का नियंत्रण स्थापित होने लगा। अगला प्रश्न है, 1858 में भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही उत्तर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग 1858 में भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद कंपनी का अधिकार समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। अगला है कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों आप जान लीजिए, 1861 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया और ये अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता था। अगला प्रश्न है, कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे? ऑप्शन है नागपुर, झांसी, सतारा या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया था? तो उत्तर लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित कर इसके तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीग्राफ या तार सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर है लॉर्ड डलहौजी के समय काल में। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने
1850 में टेलीग्राफ सेवा का शुरू किया और ओ सैंघनेसी को विद्युत टेलीग्राफ का अधीक्षक नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत और इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1865 में। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 1865 में। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित वायसरायों में किसके समय में इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी पारित किए गए थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। दोस्तों, वायसराय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी पारित किए गए। 1856 से 1858 तक भारत के गवर्नर जनरल और 1858 से 1862 तक कैनिंग भारत का वायसराय रहा था। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? यमन, पांडिचेरी, मद्रास या कराईकल? तो सही उत्तर पांडिचेरी, ऑप्शन बी। फ्रेंच इंडिया कंपनी की भारत में राजधानी पांडिचेरी थी। 1701 में पांडिचेरी को पूर्व में फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी कपड़े पहनकर कौन गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर जीवी जोशी। दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा के गणेश वासुदेव जोशी विक्टोरिया हॉल कलकत्ता में संपन्न 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर थॉमस मुनरो। देखिए, थॉमस मुनरो जो मद्रास में 1820 से 1827 तक गवर्नर रहा, उसने रैयतवाड़ी पद्धति को मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा से रेलवे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के प्रवेश को किसने संभव बनाया था? तो उत्तर है डलहौजी ने। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से या प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को लॉर्ड डलहौजी द्वारा संभव बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो सही उत्तर सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, दूसरे भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर का चयन 1864 में और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का चयन 1869 में हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने प्रारंभ किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति नहीं अपनाया गया था? ऑप्शन है सतारा, नागपुर, झांसी और पंजाब। तो सही उत्तर पंजाब हो जाएगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरे आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के बाद पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया और राज्य अपहरण नीति के अंतर्गत पंजाब पर कब्जा नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफ लाइन सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो कलकत्ता से आगरा, ऑप्शन ए है। दोस्तों, टेलीग्राफ लाइन सबसे पहले कलकत्ता से आगरा के मध्य शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था और लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था।
अगला प्रश्न है, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? तो आप जानते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर सी राजगोपालाचारी। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के दूसरे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक थे। अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की ओर जा रही है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने लिखा है? तो सही उत्तर ये कथन लॉर्ड कर्जन का है। दोस्तों, कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? आपको बताना है। तो उत्तर है, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान कौन सी घटना नहीं घटी थी? बंगाल का विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। तो एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन वायसराय अर्ल ऑफ मेयो के शासनकाल में हुआ था और कर्जन के शासनकाल में पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत और केंद्रीकृत रूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो यहाँ आप स्थापना को अगर जो देखा जाए तो इसको छोड़ के ऑप्शन डी ये जो है कर्जन के समय में नहीं बल्कि लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? आपको बताना है। तो उत्तर है लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के शासनकाल में पारित किया गया। 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था और वर्ष 1904 में उसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से कथन आपके सही हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, गलत है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, केवल दो सही है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जान लीजिए कि वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 1760 और 1765 से 1767 की अवधि में था। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता लॉर्ड क्लाइव था। अगला प्रश्न है, बघाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1850 में। बघाट रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1850 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर चार्ल्स मेटकाफ ने। देखिए, राजपूताना की रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता और मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूतों की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ को
वार्ताकार बनाया था। अगला प्रश्न है, किसकी पदावधि में महिलाओं और बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने और स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का जो है अभिग्रहण किया गया था? तो सही उत्तर लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। तो उत्तर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देसी नरेशों के राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, बिल्कुल सही। और दूसरा है, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। दोस्तों 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया और बंगाल के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि को शामिल किया। इसके अलावा मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत इसमें आपने गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।